सो हे वेलकम टू फार्माइज क्विक रीजन चैनल। तो हम आज पढ़ने वाले हैं जूरिस्पोंडेंस, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है जूरिस्पोंडेंस का। ठीक है, स्टार्टिंग करने से पहले कुछ वर्ड्स बता दूं कि ये हो सकता है कि आपको एक हार्ड सब्जेक्ट लगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक सब्जेक्ट है। बस कुछ चीज़ों की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और उसके बाद ईजिली पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। ये वाला जो मैंने पीडीएफ है वो कम से कम ये गिवन लिंक जहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ यूट्यूब चैनल से बनाया मैंने और बुक से बनाए और एआई यूज़ करके बना रखा है। सब कुछ इसमें कवर कर रखा हूँ, साथ जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में और जीपैट के एक्सपेक्ट से जो भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है वो इसमें सब कुछ कवर करने की मैंने पूरी ट्राई करी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और मैंने इसमें बेसिक्स चीज़ें फर्स्ट यूनिट में डाली है ताकि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो यूनिट है उसमें भी आपका काम आए। तो इसमें बस ओवरऑल व्यू है और पूरा फर्स्ट यूनिट कवर है इसमें, तो आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप इसमें ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। और भी कुछ ऐड होता है या डिलीट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो ऐड करूँगा या फिर डिलीट करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट यूनिट क्या नाम है इसका? जूरिस्पोंडेंस एंड लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जूरिस्पोंडेंस क्या होता है। ठीक है, लेजिस्लेशन का मतलब होता है सभा, पर हम उसके बारे में बात पढ़ेंगे। जूरिस्पोंडेंस क्या होता है? ये एक सब्जेक्ट है जो कि किससे रेफर करता है? हमारे जो फार्मेसी रिलेटेड के जो भी मेडिसिन है उसके लॉज, रेगुलेशन और एथिकल प्रिंसिपल को ये गवर्न करता है। ठीक है, जो भी कुछ हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं एज अ फार्मासिस्ट, जैसे कि हमारे एक सेकेंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन करना, प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह जितने भी होते हैं जो प्रोफेशन में हमारे काम आते हैं, नियम कानून कायदे ये सब, और उसके सेफ्टी को लेके, उसके रेगुलेशन को लेके कि इंपोर्ट करना, बनाना, किसी भी चीज़ ड्रग को बनाना, इंपोर्ट करना, फिर मार्केट में फैलाना, ये सारी चीज़ रेगुलेशन में आते हैं। ठीक है, और रेगुलेट कौन करवाता है? जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं वो रेगुलेटर में ध्यान देते हैं। हम रेगुलेट हम करते हैं, जो भी बंदा बना रहा है, सेल कर रहा है, पर ध्यान कौन देता है? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो ध्यान देते हैं। ठीक है, और इन सब के इनके अंतर्गत रह के ही हमें काम करना पड़ता है। अगर आप एक फार्मासिस्ट नहीं हो, एक मेडिकल लाइन से नहीं जुड़े हो, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ को, प्रोसीजर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, बांट नहीं सकते। सिंपल सी कहने की बात ये है। अगर आप इस फर्म से जुड़े हुए हो, लाइक मेडिकल फील्ड से जुड़े हो, तभी तो कर पाओगे। तो उसको कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है, यानी कि पीसीआई देखती है कि आप एक एथिकल बंदे हो कि नहीं हो, मतलब कि एक लाइसेंस पर्सन हो कि नहीं, जो आप सिर्फ सेल कर रहे हो तभी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये को क्या प्रोवाइड करता है? अब लेजिस्लेशन, सभा क्या होता है? जूरिस्पोंडेंस, यहाँ से आप देख सकते हो, जूरिस्पोंडेंस ऑफ फार्मेसी हेल्प द फार्मेसी अंडरस्टैंड द लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में मदद करते हैं, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी केयर कैसे रखा जाए एक पेशेंट का। तो लेजिस्लेशन मतलब है सभा। तो ये क्या काम करते हैं? लाइक कंट्रोल सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल एंड सोसाइटी एंड पेशेंट। इसका मतलब क्या है? सोशल इकोनॉमिकल बैलेंस ये बना के रखते हैं। ठीक है, जो भी इसके मतलब मेन काम ये है कि सोशल और इकोनॉमिकल बैलेंस इन बीच में बने रहे। सपोज करो एक पेशेंट और एक सोसाइटी में रहते हैं, तो मान लो कुछ सोसाइटी में अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं। अब आप एक मेडिसिन ऐसा बना रहे हो, आपको बनाने में लग रहा है 2 रुपये, पर आप बेच रहे हो 100 रुपये में, तो अमीर बंदे तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, पर गरीब तो नहीं कर पा रहे ना। तो यहाँ पे आपने क्या गड़बड़ करा? अपने एक इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट को खराब करा है। तो ये जो भी है, ये लॉ बनाए किस लिए बनाए? इस चीज़ को सुधारने के लिए, जो भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेंटेन रहे, इक्वलिबिलिटी बना रहे। तो इसके से इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स इक्विलिब्रियम पे रहे, भेदभाव ना हो। ठीक है ना, अमीर गरीब में, इसलिए ये लॉ बनाया गया। फिर आता है कंट्रोल सोशल क्या हो गया? सपोज करो आपने मेडिसिन बनाया पर उसकी क्वालिटी खराब बना दी, तो इससे क्या खराब हो रहा है? हमारा एक सोशल इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है। तो बेसिकली जूरिस्पोंडेंस आप समझ गए होंगे। लेजिस्लेशन क्या होगा? केयर करना पेशेंट पे, तो उसके किसके एक्सपेक्ट से? पेशेंट के हेल्थ एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल व्यू के एक्सपेक्ट से। अब आगे जो ओरिजिन में जाने वाला है उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आपको ये वर्ड के बारे में जरूर ये पता होना चाहिए क्योंकि आप जूरिस्पोंडेंस पढ़ रहे हो। तो जूरिस्पोंडेंस यहाँ पे आपको देख सकते हो, स्क्रीन में दिख रहा होगा जूरिस्पोंडेंस बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन की बात जरूर पड़ता है। लॉ क्या होता है? लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो गवर्न करते हैं हमारे बिहेवियर। इंडिविजुअल को भी कोई कंट्रोल कर सकता है या फिर एक ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये सपोज करो आपके 3 दोस्तों का ग्रुप है। ठीक है, आप अपना रूल सेट करते हो कि हमारे ग्रुप में ये भाई स्मोक नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना, तो ये आपका रूल हो गया, आपका लॉ हो गया। पर सपोज करो एक सोसाइटी में आप रह रहे हो, आपने गोकुलधाम सोसाइटी देखा होगा तारक मेहता का उल्टा सिस्टम चश्मा में, तो उनके अलग रूल्स थे। तो वो जरूरी नहीं है रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। वो डिपेंड करते हैं कि रूल कौन सी सोसाइटी कर रही है, तो वो अपने हिसाब से अपने क्राइम या फिर लॉ या फिर पेनल्टीज़ वगैरह सेट करते हैं। तो लॉज एक होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मतलब रूल ऐसे रूल होते हैं जिसको रेगुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंडिविजुअली फॉलो कर सकते हैं और ग्रुप भी फॉलो कर सकते हैं विद इन अ सोसाइटी टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड वेलफेयर। अब बेसिकली रूल इसलिए बनाया जाता है किसी चीज़ को सेव करने के लिए। ठीक है, मतलब वेलफेयर क्या होता है? समाज जो होते हैं उनको सेफ फील करवाने के लिए लॉ बनाया जाता है। कोई भी चीज़ रूल इसलिए बनी ना ताकि अच्छा काम हम कर सके, कि मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो पाए। ठीक है, फिर आता है रूल हम कब कैसे कह सकते हैं? तो आप पहले है ना, रूल क्या कहलाता है? पहले रूल कस्टम कहलाता है। जब रूल बन रहा होता है तो उसको हम लोग उस वक्त कहते हैं कस्टम, पर ग्रेजुअली टाइम जैसे जैसे वो बीतता जाता है रूल को लोग फॉलो करते हैं, इक्वल पार्ट समझ के फॉलो करते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कोई बंदा रूल फॉलो करेगा नहीं करेगा, सभी रूल फॉलो करते हैं। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है वो रूल किस में तब्दील हो जाता है? लॉ में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले वो कस्टम कहलाता है, बाद में ये लॉ बन जाता है। जब इसको फंडामेंटली एस्टेब्लिश कर देते हैं तब वो लॉ कहलाने लग जाता है। ठीक है, अब
जब लॉ बन जाता है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टैचूज़। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे कि आपने विधानसभा देखा होगा ना, उसमें एक मूर्ति लगी रहती है जो इक्वल वो तराजू को पकड़ के रहती है ना, तो उसको कहते हैं स्टैचूज़। अब स्टैचूज़ क्या काम करते हैं, मतलब इसके कहने का मतलब जो स्टैचूज़ है ना, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लॉ जो है वो कितने तरीके के होते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि लॉ कितने तरीके होते हैं, तो मैं बताने की ट्राई करता हूँ। लॉ क्या होता है, अपने विल मतलब कि इच्छा को जताने का एक जरिया होता है कि हम अपने इच्छा को रख रहे हैं, वो किस तरह का इच्छा है, ठीक है। अब वो इच्छा क्या हो सकता है, पहला होता है इनेबलिंग। सपोज करो, मैं चाहता तो नहीं हूँ पर एक एग्जांपल के वर्ड में बता रहा हूँ कि सपोज़ करो कि एपोक्लिप्स आ गया, मतलब कि ख़त्म होने वाला है वर्ल्ड, या फिर ज़ॉम्बी अटैक हो गया है। तो आपने टीवी में देखा होगा, वेब सीरीज़ में देखा होगा कि गवर्नमेंट में न्यूज़ चैनल्स में आता है अचानक से कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल हटा दिया है, अब सारा पावर किस पे आ गया, मिलिट्री पे आ गया, है ना। तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, जो वो कमांड दे रहे हैं या फिर लॉ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और सिर्फ में लॉ नहीं है, वो लॉ पहले से ही था, पर वो इनेबल कर रहे हैं वो वाले लॉ को कि आर्मी पे पावर जा रहा है, तो वो वाला लॉ उस वक्त के लिए इनेबल हो रहा है। तो उस तरह के जो भी लॉ होते हैं या सिनेरियो होते हैं, उनको कहते हैं इनेबलिंग। मतलब ये किस तरह के डिसीजंस होते हैं, इनेबलिंग डिसीजंस होते हैं। इसलिए ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया, इनेबलिंग, चालू करना किसी भी लॉ को, ठीक है। दूसरा होता है डिसेबलिंग। सपोज करो एपोक्लिप्स बंद हो गया, मतलब ज़ॉम्बी अटैक बंद हो गया, तो वहाँ पे अब आर्मी से वापस से कंट्रोल ले लिया जाएगा और गवर्नमेंट के पास चला जाएगा सारे पावर्स होते हैं। तो वो लॉ किसके अंदर कंसिडर होगा, वो होगा डिसेबलिंग, ठीक है, डिसेबलिंग आएगा। थर्ड आता है अमेंडिंग। अमेंडिंग का मतलब क्या होता है, अल्टर करना। अल्टर मतलब चेंजेस लाना, मतलब कि कुछ चेंज लाना। सपोज करो कि कुछ लॉज में लूप होल्स दिखें, तो उसको कवर अप कैसे करेंगे, लॉ तो तब भी रहेगा पर उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। सपोज करो कि मान लो एक कंपनी है और उन्होंने ऐसा बोला कि ब्यूटी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, ठीक है, लॉ ऐसा बना कि ब्यूटी प्रोडक्ट बेच सकते हो, पर एक कंपनी ने फ़ायदा देखा कि ब्यूटी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो उन्होंने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट फेयर करती है, गोरा कर देती है 3 दिनों में, 4 दिनों में। तो वो एक तरह से क्या हो गया, मिस ब्रांडिंग कहलाया, ठीक है, स्पूरियस ड्रग कहलाया। तो उस वक्त क्या होता है, फिर सरकार ने देखा अरे ये लोग तो ऐसा करने लग गए, तो सरकार ने क्या करा, उस लॉ तो रहने दिया पर साथ साथ उसमें कुछ अमेंडेड करा, मतलब कि चेंज करा कि आप अगर कॉस्मेटिक ऐड करें तो आप ऐसा नहीं दिखा सकते जो असलियत में हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह के लोग कहते हैं अमेंडिंग लॉ, ठीक है, चेंजेस करने या ऑल्टर लाना किसी भी लॉ में, थोड़ा बहुत फेरबदल करना। फिर आता है कॉन्सोलाइडेटिंग। कॉन्सोलाइडेटिंग क्या मतलब होता है, जैसे कि इसको फॉर्मेशन करना, बनाना। जैसे कि क्या होता है, मान लो पहले गवर्नमेंट में 2018 से पहले क्या था, बहुत सारे टैक्सेस थे, ठीक है, तो सरकार ने क्या करा कि सारे टैक्सेस को मिला के एक नया टैक्स बनाया, यूनिफॉर्म करा, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसको फॉर्मेशन, मतलब कि कंसोलिडेटिंग लॉ कहते हैं इसको। इसका एग्जांपल क्या है, हमारा एक जीएसटी आपने देखा होगा, ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। फिर आता है फिफ्थ हमारा रेमेडियल। रेमेडियल क्या मतलब होता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो मतलब ऐसे लॉ जो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं उसको कहते हैं रेमेडियल लॉ। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो भी लॉ आया था कि किसानों के पक्ष में, वो उसको वो वाला क्या था, फॉर्मेशन फार्मर्स के लिए लॉ आया था, तो वो किसके अंदर कंसिडर होगा, रेमेडियल लॉ के अंदर कंसिडर होगा। सिक्स आता है पिनलाइजिंग। पिनलाइजिंग क्या होता है, सजा देना। जैसे कि आप कोई भी क्राइम करते हो तो वकील जज आपको सजा देते हैं ना, तो वो सजा किसके अंदर होता है, वो लॉ किसके अंदर है कि आप कोई क्राइम नहीं कर सकते हो, कौन कौन से क्राइम करने पर क्या होगा, ये सब कौन कंसिडर करता है, किस तरह का लॉ होता है, ये पिनलाइजिंग लॉ होता है। जैसे कि आईपीसी एग्जाम्पल है इसका, तो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, आपने ये क्राइम करा है तो आईपीसी के तहत आपको 10 के तहत, 210 के तहत ये वाली सजा हो रही है, वो वाली सजा हो रही है, ठीक है। सेवंथ होता है कोडिफाइंग। कोडिफाइंग होता है, इसमें कोडिफाई होता है, जैसे कि एग्जांपल इसका सीआरपीसी सीआरपी में कन्वर्ट हो गया, एक्सेट्रा। फिर आता है डिक्लेरेटरी। डिक्लेरेटरी क्या होता है, घोषणा करना, आपने देखा होगा है ना, कि जैसे कि इसका अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिफरेट, इसका मतलब होता है दोहराना। जैसे कि क्या होता है, आपने देखा होगा हर साल बिल बजट, अभी भी रिसेंटली पास हुआ है या हर साल पास होता है बिल बजट, या फिर बिल होता है ना, बिल रिवाइज हुआ है इस बार, या फिर कि इस बार का बजट पॉलिसी क्या है ना, टैक्स फ्री हो गया है या ये आ गया है, कितने एजुकेशन सिस्टम में 7 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बिल बजट देखे होगा तो आपको पता होगा। फिर आता है नाइन्थ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या होता है, सोशल वेलफेयर स्टैचू, ये स्टैचू होता है, मतलब ये ब्रांच होता है जहाँ पे हम के भी अच्छे काम के बारे में डिसीजन लिया जाता है। इसका अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, मतलब किसी के हित में होता है, किसी अच्छे चीज़ के लिए कोई चीज़ बन रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं सोशल वेलफेयर। और भी ब्रांच ऐड कर सकते हो आप, पर जो बेसिक्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया ताकि आप समझ पाओ कि स्टैचूज़ का मतलब क्या होता है। तो स्टैचूज़ का मतलब ये होता है जो भी लॉ बनते हैं ना, अलग अलग विल, मतलब अलग अलग चीज़ें दर्शाते हैं, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैचूज़ भी आप एक लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो अगर आप समझना चाहो। फिर आता है एक और चीज़ बताता हूँ, दो चीज़। एक्ट, कहते हैं ना कि इस एक्ट के तहत, तो एक्ट क्या होता है, तो एक्ट हम किसी चीज़ को तब कहते हैं जब एक ही टॉपिक के लिए एक ही लॉ बन रहा हो, तब वो चीज़ एक्ट के अंदर कंसीडर होता है। फिर आता है कोड। कोड क्या होता है, जब एक ही टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल लॉ क्रिएटेड हो, तब उसे हम लोग टॉपिक में कंसीडर करते हैं। तो आई होप ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे भी आपके शेड्यूल्स एंड एक्ट आने वाले हैं, तो पहले ही मैंने डेफिनेशन आपको कंसीडर करवा दिया कि ये होता क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओरिजिन, ये बनना स्टार्ट कब हुआ था, जो रिस्पॉन्डेंस का रेगुलेशन, पहले से तो नहीं था इंडिया पे, डेमोक्रेटिक से पहले क्या था, कैसे था, तो हम ओरिजिन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, शुरू होना, कैसे शुरू हुआ ये चीज़, इंडिया में कैसे आया ये, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं थोड़ा समझने का, ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो पहले ना इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई थी, तो पहले क्या चला करता था, उससे पहले भी हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक सिस्टम था, लाइक ट्रेडिशनल सिस्टम थे, ठीक है। ट्रेडिशनल सिस्टम आपको पता होगा, आयुर्वेदा, यूनानी,
चाइना सिस्टम है ना, सिद्ध सिस्टम, ये सब सिस्टम चला करते थे। तो ओरिजिन क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, तो बहुत सारे प्रैक्टिस चल रहे थे। तो सबसे पहला जो खुला था मतलब एज अ मेडिकल फील्ड में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खुला था कैलकाटा में, ठीक है। कहाँ पे खुला था, कैलकाटा में खुला था। तो कैलकाटा में एक केमिस्ट शॉप ओपन हुआ था जो कि 1811 में ओपन हुआ था। और किन के द्वारा ओपन हुआ था, मिस्टर बैथकेट, इनके द्वारा ओपन हुआ था। तो फर्स्ट यही था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ये एक अंग्रेज था, ठीक है, मतलब इंडियन नहीं था, नॉन इंडियन था। दूसरा मिस्टर स्मिथ, उन्होंने क्या स्टार्ट करा था, स्टेन स्ट्रीट एंड कॉर्पोरेशन इन 1821, उसके 10 साल के बाद, ठीक है। ये भी क्या था, एक नॉन इंडियन पर्सन था। फिर थर्ड, यहाँ से नोट डाउन करना, थर्ड जो थे पीसी रे, वो बंगाल केमिस्ट नाम से एक केमिस्ट शॉप स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या होता है, बेंगल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड। कब स्टार्ट करते हैं, 1901, मतलब कि ये बहुत ईजी है, 18 सेंचुरी में स्टार्ट हो गया। तो ये थे एक इंडियन पर्सन, पीसी रे, याद रखना इसको। फोर्थ है हमारा प्रोफेसर टीके गजर, जो कि क्या स्टार्ट करते हैं, एलम्बिक केमिकल्स वर्क्स बड़ौदा, ठीक है, गुजरात में आई गेस। तो ये कब स्टार्ट होता है, 1903, 1903 पे। ये भी 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में, ठीक है। ये भी एक इंडियन पर्सन थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, ये तो स्टार्ट हो गए, फिर उसके बाद कई मतलब नोटिस करा, कुछ जो जानी मानी हस्तियाँ थी, उन्होंने नोटिस करा कि इंडिया में क्राइम्स या मिसयूज़ कहे तो मिसयूज़ बढ़ते जा रहे हैं। लाइक पहले क्या हुआ करता था, जैसे कोई बीमार पड़ा तो वो वेद के पास जाते थे, तो दवाई लेते थे, ठीक हो जाते थे, ठीक है। अब कुछ लोगों ने प्रॉफिट के चक्कर में क्या स्टार्ट करा, देखा उन्होंने कि इसमें तो बहुत प्रॉफिट है यार, किसी को भी ठीक करो, वो बदले में पैसे देते हैं। और तो कई बंदे क्या हुए, कुछ भी उठा के कुछ भी दे दिया करते थे, मतलब अपने आप को एक आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद कह रहा हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं इसको, मुझे याद तो नहीं आ रहा है कि हिंदी में फिजिशियन को क्या कहते थे, पर हुआ करते थे, डॉक्टर टाइप्स हुआ करते थे, पर डॉक्टर नहीं होते थे वो लोग, ठीक है। तो वो लोग वहाँ जाया करते थे। तो उन्होंने क्या करा, कई लोगों ने जो फेक स्टार्ट कर दिया, लाइक उन्हें पता कुछ नहीं था, पर उन्होंने एक अपने आप को एक अब क्रिएटर दे दिया अपने आप को वो बोलने लगे कि हम फिजिशियन हैं, हमारे पास आओ, हम ठीक करेंगे, और कुछ भी दवाई देने लगे वो। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंडिया में बढ़ गया था, जिसकी वजह से डेथ होने स्टार्ट हो गए थे, वो भी बहुत ही हैवी अमाउंट में डेथ होने स्टार्ट हो गए थे इंडिया के अंदर। तो इन सबको देख के अंदर बहुत सारे लोगों ने, जो भी जानी मानी हस्तियाँ थी, बड़े लोग थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, इंडिया में तो कुछ होना चाहिए कि इस चीज़ को रेगुलेट करा जा सके, इन चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करा जा सके, कि जो भी अनएजुकेटेड पर्सन है, जिनको इन वाले की नॉलेज नहीं है, तो वो लोग इनमें कैसे भी ये सब बंद हो, ठीक है। इनको लॉ मतलब पेनल्टीज़ लगे, इनको सज़ा मिले, और ये लोग कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें, ताकि, क्योंकि क्या हो रहा था, इकोनॉमिकल बैलेंस डगमगा रहा था, ठीक है, और सोसाइटी के हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। इसलिए जो कमिटीज़ बैठाई गई, अभी कमिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो कमिटीज़, इसको थोड़ा कंसीडर करो आप, ठीक है। कमिटीज़ मैंने यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से लिखा नहीं है, तो इसके लिए मैं एक अलग से पेज ऐड कर रहा हूँ। आई होप आप खुद से नोट बनाओ, वो ज़्यादा बड़ा पेज है भी नहीं, मुश्किल से 2 पेज का होगा। तो आप, आई होप यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप उस पर खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कमिटीज़ क्या, देखो, इसको लेजिस्लेशन के अंदर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट कमेटी कौन थी, ठीक है, RN चोपड़ा, जिसको हम चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हो। ऑन 11 अगस्त 1930, ठीक है, 11 अगस्त 1930 पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ कमेटी विथ हुज चेयरमैन बाय RN चोपड़ा। तो याद रखना, जिसको हम AK मतलब एज नोन एज चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, ये कोई फॉर्म नहीं थे, ठीक है ना, मतलब एक कमेटी थी ये बस, बाकी ये कोई सरकारी अफसर वगैरह नहीं थे एक तरह से देखा जाए तो। इन्होंने एक कमेटी बैठाई, उसमें उन्होंने रिकमेंड करा सरकार को कि क्या क्या करने चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि वी मस्ट हैव, हमारे पास एक सेंट्रल और एक स्टेट काउंसिल होना ही चाहिए, ताकि सेंटर पे तो नज़र रखे, साथ ही साथ हर स्टेट पे भी वो नज़र रखे कि स्टेट में चल क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फील्ड, टू वॉच द एक्टिविटीज अकरिंग ऑन सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इन टर्म ऑफ मेडिकल फील्ड। आई होप ये समझ रहे हो क्या। सेकंड चीज़ उन्होंने क्या रखी, वो उन पर इन्विजिलेट या फिर निगरानी रख सके हर एक इंस्टीट्यूशन पे, ताकि उनकी वैलिडेशन, प्रोफेशन की वैलिडेशन चेक करते रहे हर साल, हर महीने, ठीक है। मतलब वो प्रोफेशनल बंदे हैं या नहीं, उनके पास डिग्री है या नहीं, अगर डिग्री है तो रिन्यूएबल है कि नहीं, जो लाइसेंसिंग है वो बना रहे हैं, वो लाइसेंस पुराना है या एक्सपायर्ड है या नहीं, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप ऐड कर सकते हो खुद। थर्ड है हमारा सेंट्रल एंड स्टेट रोल विल बी दैट रिकॉर्डेड एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली, कि इंपोर्ट, मान लो कोई नार्कोटिक ड्रग्स आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पर देखे कि वो सही जगह से आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो कि कितने लोगों पे गया, कब गया, किसने दिया, ये सब पूरा रिकॉर्ड हो, ठीक है। फिर और क्या रखा उन्होंने, साथ ही साथ उन्होंने ये रखा कि एक CDL बनाया। CDL क्या होता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, उन्होंने बनाने की बात कही। कंटेनिंग, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वेल क्वालिफाइड स्टाफ हो, एक्सपर्ट्स हो, इक्विपमेंट्स हो, और टेस्टिंग के लिए सामान हो, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो, ठीक है। फिर आता है, और क्या बोला उन्होंने, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाने के लिए बोला, ताकि एडवाइजरी बोर्ड हो, वो स्टेट और सेंट्रल फील्ड को एडवाइस दे सके रूल्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एक्सेट्रास के लिए। तो मेन क्या था, ठीक है, दे गिव कमांड टू द गवर्नमेंट एज
एंड मे दैम, और उनमें से कुछ चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करे, जो अच्छा लगेगा गवर्नमेंट को वो इम्प्लीमेंट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक सरकारी नहीं थे, सरकार को ये एडवाइस दे रहे थे, इसलिए एडवाइजरी बोर्ड इनका नाम रखा गया। तो इनको देखते हुए, कंसिडर करते हुए सरकार ने क्या करा, 1940 में ड्रग एक्ट को पास करा, ओके, और 1948 में फार्मेसी एक्ट को पास करा, ठीक है। ड्रग एक्ट को कब पास करा, 1940, याद रखना। डीएनसी अलग है, ड्रग एक्ट अलग है 1948, और फार्मेसी एक्ट अलग है, याद रखना है। फार्मेसी एक्ट कब आया, 1948। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 1940, और लागू कब हुआ ड्रग एंड एक्ट, 1945 में। उसके बाद फार्मेसी एक्ट आया, जो कि था 1948 में था। अब देखो उन्होंने और साथ ही साथ क्या बोला, उन्होंने साथ ही साथ ये बोला कि ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी होनी चाहिए हमारे साथ, हर एक सेंट्रल लेवल में तो होनी चाहिए, स्टेट लेवल में भी होनी चाहिए, ठीक है। क्या, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। ऑल्सो मेड एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी, जिसको हम डी टैब के नाम से जानते हैं। डी टैब मतलब डी से ड्रग, टी से टेक्निकल, ए से एडवाइजरी, बी से बोर्ड, और क्या होनी चाहिए, डीसीसी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ड्रग कंसल्टेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। एंड ड्रग एंड मेडिसिनल इंडिजीनियस सिस्टम लॉ भी हमारे साथ एक होनी चाहिए। इंडिजीनियस सिस्टम लॉ क्या था, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सब क्या किसमें आ गया, हमारे इंडिजीनियस सिस्टम लॉ में आ गए। और उन्होंने क्या बात रखा आगे, हमारे पास हर दवाइयों की लिस्ट होनी चाहिए जो इंडिया में सोल्ड हो रही है करेंटली, ठीक है ना, सबकी लिस्ट होनी चाहिए कि किस नाम से क्या बिक रहा है, किस चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। फिर अगला और चीज़ क्या रखा उन्होंने, रेगुलेटेड और फार्माकोपिया, हमारे पास रेगुलेशन उनकी होनी चाहिए। फिर रखा उन्होंने ड्रग एंड मैजिक रेमेडियल एक्ट पास हुआ, जो कि कब पास हुआ था, 1958। ये सब याद रखना है सर आपको, क्योंकि ये पेपर में और जीपैट में बहुत उठते ही उठते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ये तो वो नाम से याद रह जाएगा, 1954 में स्टार्ट हुआ। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, जो कि हमारे थर्ड यूनिट में आप पढ़ने को मिलेगा आपको, ये 1955, ये डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताते हैं इसके अंदर। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का पास हुआ 1955 में। और फिर नारकोटिक के बारे में बताया कि नहीं यार, ये कोई भी बंदा नहीं ले सकता है, जिनको ब्रेन से प्रॉब्लम है, रिलेटेड साइकोट्रिक प्रॉब्लम है, वही सिर्फ ले सकते हैं, और कोई भी नॉर्मल बंदे को नहीं देना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं होता है। इसलिए क्या बनाया गया, नारकोटिक एंड साइकोटिक एक्ट को बनाया गया, जो कि कब स्टैब्लिश हुआ था, 1985 में। इसके अंदर क्या है, हैम्प वगैरह को एस्टेब्लिश कर दिया गया था, प्रोहाइबिट कर दिया था यूज़ करने के लिए और उगाने वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो इंडिपेंडेंट मिल गया था, आप देख सकते हो 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था, ये आई होप ये आपको पता हो। उसके बाद ये जब हटते हैं, जो भी है हमारे चोपड़ा साहब थे, चोपड़ा कमेटी थी, जब ये हट रहे होते हैं ना, तो उनको ओवरकम करने के लिए, मतलब उनकी जगह पे कौन लेते हैं, बोहर्स कमेटी लेती है 1943 पे, ठीक है। कौन कमेटी लेती है, बोहर कमेटी लेती है, जिसका नाम क्या क्या था, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं, या फिर भोर कमेटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो भोर साहब थे, उन्होंने क्या क्या अपने साथ में रखा, अपने आगे रखा पक्ष, मतलब क्या एडवाइस दिया, उन्होंने बोला आर एन चोपड़ा के बाद तो ये आए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली। उन्होंने क्या रखा, दे कंटिन्यू, सब कुछ जो चल रहा था चलने दिया, पर उन्होंने मेन क्या रखा, मतलब उन्होंने बोला कि ये चल रहा है वो तो ठीक है, पर हमें जो कंसंट्रेशन और है इन एडवांस, हमें इन एडिशन क्या देना चाहिए, हमें एक लॉ या फिर एक्ट पास करना चाहिए, किसके लिए, ड्रग एंड कमेटी के लिए, ठीक है, ड्रग एंड कमेटी के लिए लॉ पास करना चाहिए। बट दे टुक मेन आई ऑन द फीडबैक, पर उनकी जो मान्यता थी, मतलब वो जो चाहते थे वो ये थे कि हम कर इतना रहे हैं, पर क्या सही में जो पेशेंट है या फिर पब्लिक है उनको ये फ़ायदा दे भी रहा है। इसलिए उन्होंने एक फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी समझा कि हम सब कुछ करें, पर एक फीडबैक होना चाहिए ना, कि हमें पता तो चल सके कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक फीडबैक सिस्टम बनाया और सर्वे करना स्टार्ट करा, तो इंश्योर एदर द लॉ आर हेल्पफुल और नॉट, मतलब इंश्योर करने के लिए कि जो हमने लॉ बनाया है वो हेल्पफुल है भी लोगों के लिए या फिर नहीं। ग्राउंड लेवल पे चेकिंग करना स्टार्ट करा। तो यहाँ से आप देख सकते हो डीआई वाला सिस्टम, मतलब डीआई जैसा कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि चेकिंग स्टार्ट हो रही है कि जो लॉज बने हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम कर भी रहे कि नहीं। तो उन्होंने और ही क्या बनाया, साथ ही साथ उन्होंने बनाया ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल बनाया, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, AIPC के नाम से जानते हैं, AICTE के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड प्रोविजनल फार्मास्यूटिकल काउंसिल भी बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PCI भी कहते हैं। फिर दे ऑल्सो हेल्प्ड इन द टू मेक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जिसको हम, जो कि एक बिग कंट्रीब्यूशन था। फिर मेन अचीवमेंट क्या था इनका, टू एस्टेब्लाइज रेगुलेशन एंड DNC एक्ट ऑल ओवर इंडिया वाज मेड इन 1940। 1940 में DNC एक्ट बना, पर वो लागू कब हुआ, 1945 में जाके वो लागू हुआ। वो किसके द्वारा बनाया गया, बोहर कमेटी के द्वारा बनाया गया। तो फर्स्ट यूनिट में हम DNC एक्ट पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं ये कंसिडर करवा रहा था। फिर थर्ड कमेटी हमारी कौन थी, मुदेलर कमेटी भी कह सकते हैं अब इसको। ये किसके द्वारा बनाया गया था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदेलर। ये 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था ये कमेटी, बोहर के बाद आए थे ये। फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या अपने एक्सपेक्ट्स रखे, कमेटी ने क्या क्या बोला करने के लिए, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन था, वो था दे वर मेड आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ये कमेटी बनी। दे ऑल्सो कंटेन द रूल्स आफ्टर द न्यू रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया एंड एक्ट, मतलब रूल्स बनने के बाद भी उन्होंने कुछ नए रूल्स ऐड करे। उनका मेन फोकस क्या था कि यार एलोपैथी तो चल रहा है, ओके, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, पर हर चीज़ को एलोपैथी में ही आप कंसीडर मत करो। लाइक कुछ डिजीज़ होते हैं जो आयुर्वेदिक या इंडिजीनियस था, उनसे भी ठीक हो जाती है, तो उनको भी आप कंसीडर करो। इसलिए उन्होंने समानता दी
इंडिजीनियस मतलब कि इंडिया में जो भी चले थे लाइक आयुर्वेदिक, यूनानी, इनको भी वो किनके अंदर लाए, डीएनसी के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर लाए, इनको भी लेके कि भाई इन पे भी मान्यता रखो, इन पे भी रेगुलेशन करो, क्योंकि ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं एलोपैथी के, इसलिए वो उनको भी ये डीएनसी एक्ट के अंदर लेके आए, किनको, आयुर्वेदिक, यूनानी, इन सब इलाज करने के तरीकों को, ठीक है। फिर उनको भी उन्होंने उस ईरा में उनको फेम दिया गया और उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करा, ताकि क्यों स्टार्ट करा, टू अडॉप्ट देसी मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा फॉर थेरेपेटिक एक्शंस, दस सम हाउ ही ब्रॉट आयुर्वेदिक लॉज टू डीएनसी एक्ट। उसके बाद फोर्थ आते हैं हाथी कमेटी, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर जय सुखलाल हाथी कमेटी। इनका मेजर वर्क क्या था, इंडस्ट्रियल थिंग्स को, जैसे कि लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंट थिंग होता है, ठीक है, लाइसेंस का पीरियड कितने टाइम के लिए होना चाहिए और प्राइसिंग वगैरह कितनी होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट में, फेयर अमाउंट में होनी चाहिए, ज़्यादा ना ज़्यादा कम भी, ठीक है। और हाउ अ प्रॉपर इंडस्ट्रियल शुड बी लुक लाइक, कैसा दिखना चाहिए एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी फील्ड में, उन सब में ये कंसीडर करा इस कमेटी ने। तो ये कमेटी थे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कमेटी है वो मैंने बस कमेटी लिख के छोड़ दिया, पर ये आपको लिखना जरूरी है क्योंकि काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने इसको एक अलग से टॉपिक में कंसीडर करा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ अमेंडिंग फैक्ट एंड एडेप्टेशन ऑर्डर्स। अमेंडिंग मतलब चेंजिंग या फिर ऑल्टर। तो एक लॉ था जो 1950 में अडेप्ट हुआ था, लाइक उसको अपनाया गया था, ठीक है। एक लॉ था, लॉ नंबर 3 था कोई, उसको हटा दिया गया था, रिप्रेस कर दिया गया था 1956 में। फिर एक फार्मेसी एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि 1959 में हुआ था। फिर एक और अमेंडमेंट हुआ था 1982 में। फिर प्रोविज़न ने एक्ट जारी करा था एक 1985 में। ये कुछ अमेंडिंग फैक्ट्स थे जो कि आप लिख भी सकते हो, बाकी इग्नोर भी कर सकते हो इसे आप, ठीक है। फिर आता है जब कमिटीज़ बैठी, ठीक है, कमिटीज़ बैठने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसका नाम देखा गया हमें पीसीआई। पीसीआई मतलब आपको पता होगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या करता था, टू रन द सिस्टम एंड मेक डिसीजंस। ये सिस्टम को चलाते थे, बनाते थे और डिसीजन सारे यही लेते थे, किसके रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये क्या था, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ पीसीआई इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ। और कब हुआ ये, 1949 में कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ, मतलब बनाइए 1949 में। और ये हर 5 साल में नया बनता रहता है। क्या मतलब नया बनता रहता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर के जो मेंबर्स है वो 5 साल में हर बार बदलते रहते हैं, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड रहते हैं। इसके अंदर 3 तरह के मेंबर होते हैं, ठीक है, 3 तरह के मेंबर होते हैं। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। ये दिख रहे हैं ना, ये 3 तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है ना। मैंने ऊपर फोटो में भी आपको दिखाने की कोशिश करी है, आई गेस ये थोड़ा समझ में आया आपको, ठीक है। मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ये देखो बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है हमें, ठीक है। एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इसके अंदर 6 होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, इसके अंदर भी 6 लोग होते हैं। एक एक्स ऑफिशियो होते हैं, इसके अंदर भी 6 मेंबर होते हैं। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, इसका ये चार्ट दिख रहा है आपको, पीसीआई का चार्ट दिखता है एक आपको, ठीक है। चार्ट 2 में डिवाइडेड होता है, ये एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो ये देखो एसपीसी, ठीक है, सब ये है एसपीसी, मतलब होता है सेपरेट काउंसिल फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। क्या है एसपीसी मतलब, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, थोड़ा गड़बड़ है इसमें। स्टेट फार्मेसी काउंसिल ये ऑल ओवर इंडिया पे परफॉर्म करता है, वर्क करता है, ठीक है ना। मतलब इसका जो कंट्रोलिंग पावर है ऑल ओवर इंडिया पे, काम भी किस पे करेगा, ऑल ओवर इंडिया पे करेगा एसपीसी। पर दूसरा जो ब्रांच आप देख सकते हो, इंटर स्टेट एग्रीमेंट, वर्क ऑन स्टेट लेवल, ये किस में काम करते हैं, स्टेट लेवल पे काम करते हैं। ये भी फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड होते हैं, आप देख सकते हो। एक जेपीसी मतलब क्या होता है, जॉइंट फार्मेसी काउंसिल। ये 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिल के काम करते हैं ना, जब तक उसको जेपीसी नाम दिया जाता है। फिर एक अगला होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वन स्टेट सर्वर द नीड ऑफ अदर स्टेट। इसमें क्या होता है, मान लो एक स्टेट को नीड है तो दूसरा स्टेट उसको मदद करेगा, तो दूसरे स्टेट सर्वर की तरह काम करेगा ताकि फुलफिल कर सके पहले स्टेट की कंडीशन को, ठीक है। ये इस तरह से भी काम करते हैं। तो इसमें के अंदर भी 3 मेंबर होते हैं, हर एक मेंबर के अंदर 6 लोग होते हैं, हर एक मेंबर के अंदर 6 लोग होते हैं, हर एक मेंबर के अंदर 6 लोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 3 मेंबर होंगे, इसके अंदर भी 3 मेंबर होंगे और इसके अंदर भी 3 मेंबर होंगे, और ये अलग अलग लोग होंगे इनके अंदर, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला 3 मेंबर 3 मेंबर 3 मेंबर, इनमें भी अलग अलग होंगे, पर 3 मेंबर का ही ग्रुप होगा, ठीक है। तो वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, तो फर्स्ट जो मेंबर होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर, जो कि वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट करे जाते हैं। इसके अंदर 6 लोग होते हैं। अब उनका प्रोफेशन होना चाहिए कुछ, लाइक वो डॉक्टर होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, या फिर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन से इलेक्टेड होने चाहिए। अब 6 मेंबर किस तरह के हो सकते हैं, तो फर्स्ट जो 4 लोग होंगे वो किसी चीज़ में टीचर होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। लाइक एक जो पर्सन होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक्सपर्ट होना चाहिए, लाइक ठीक है, उसने ग्रेजुएशन पा रखा हो, वो उस पर फील्ड में टीचर हो। एक फार्मेसी फील्ड में हो, एक कॉग्नोसी फील्ड में हो, एक कोलॉजी फील्ड में टीचर ही होने चाहिए। तो 4 लोग हो गए, बचे 2 लोग। तो उनमें से एक लोग जो एक मेंबर होगा वो एमसीआई मतलब कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इलेक्टेड होना चाहिए। जो लास्ट पर्सन है वो स्टेट काउंसिल से क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड काउंसिल होना चाहिए, वो वहाँ से इलेक्टेड होगा। तो ये टोटल 6 लोग होते हैं किसके अंदर, इलेक्टेड मेंबर के अंदर। दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर, इसके अंदर भी 6 लोग होते हैं, वही है शैल 4 पर्सन
पोजेसिंग अ डिग्री ऑफ डिप्लोमा, या फिर उनके पास बी फार्मा या डी फार्मा करे होने चाहिए, या फिर वो फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट हो। दूसरे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो यूसीजी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, या फिर एआईसीटीई के तरफ से ग्रांट कमीशन इलेक्टेड होने चाहिए, या तो यूसीजी और एसीआई इन दोनों में से एक बंदे अपने वो खुद भेजेंगे, ठीक है ना, सेलेक्ट करके वो खुद भेजेंगे। तीसरा, 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, हर एक स्टेट अपना अपना खुद एक वो भेजेगा, एक फार्मासिस्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा अपने स्टेट खुद। जैसे 29 स्टेट है ना, सब अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, तो उनमें से सेलेक्ट करा जाएगा। तो ये होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर के अंदर में आते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो क्या होता है, सुनते ही पता लग रहा है, एक्स मतलब पुराने या रिटायर्ड ऑफिसर्स। तो ऊँचे ऊँचे जो पद में बैठे हुए रहते हैं ना, वो जब रिटायर्ड हो जाते हैं तब उनको उनके अंदर से इलेक्ट करा जाता है। तो एक तरह से ये रिटायर्ड बिग पोस्ट डायरेक्टर होते हैं ना, उनको इनके अंदर रखा जाता है। तो ये कौन कौन से डायरेक्टर होंगे, जैसे कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस से हो सकते हैं वो, ठीक है। दूसरे कहाँ से भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लैबोरेटरी से डायरेक्टर जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो वहाँ से होंगे। द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हो गए वो वहाँ से होंगे। अब ये जब सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो इनके अंदर ना कि कोई पब्लिक, इनके अंदर खुद वोट होता है, ना कि कोई गवर्नमेंट करती है ना कुछ। इनके अंदर खुद इलेक्शन होता है, ये आपस में इलेक्ट करते हैं और क्या चूज़ करते हैं, प्रेसिडेंट। उनमें से कोई एक प्रेसिडेंट बनता है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट बनता है, और 5 मेंबर इलेक्टेड बाय द काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर्स के द्वारा सेंट्रल काउंसिल उनको इलेक्ट करती है। तो 6 लोग यहाँ पर भी हो गए। तो ये जो 3 मेंबर है ना, वो इसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं और इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप खुद ऐड कर लेना। इनका फंक्शन क्या होगा, बहुत सिंपल सा फंक्शन होता है इनका, जो आप कॉमन सेंस लगा के भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है एजुकेशन रेगुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी एक फार्मासिस्ट की, जैसे 4 साल है, बी फार्मा में डिप्लोमा में 2 साल है, तो मिनिमम है ना, कुछ सेट हो रखा है, तो वो ये करती हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिप्लोमेटिक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर फार्मा डी करना होना चाहिए। कौन डिसाइड करता है, पीसीआई करती है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि डी फार्मा बंद हो जाए तो पीसीआई करेगी ये सब कुछ, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होना चाहिए ट्रेनिंग का, लाइक सिलेबस कितना बड़ा हो, टाइम पीरियड क्या हो, कितना सिलेबस हो, जैसे आपने सिलेबस के बगल में लिखा होगा 7 घंटे का एक फर्स्ट यूनिट है, ये सब ये पीसीआई कंसिडर करती है और यही सेट करती है कंडीशन फिर भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी है या नहीं है। टाइम पीरियड का ट्रेनिंग जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन एक गिविंग प्रैक्टिस ट्रेनिंग दे रही है कि नहीं दे रही है, प्रैक्टिस करने फ्रॉम द 4 फार्मासिस्ट, ठीक है ना, 4 फार्मासिस्ट से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। दूसरा फंक्शन का क्या होता है, टू रेगुलेट द एजुकेशन रेगुलेशन इन द स्टेट्स लेवल पे, रेगुलेट करवाया एजुकेशन रेगुलेशन को। सी एन का अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। अभी ये इंस्टीट्यूशन है, आपने कई बार देखा होगा हम पीसीआई से अप्रूव्ड है, इसका मतलब क्या होता है, पीसीआई से अप्रूव्ड है, वो लोग एक लेटर लिखते हैं, पीसीआई या एआईसीटीई ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। फिलहाल बाकी अलग होने की बात हो रही है इनकी, पीसीआई एआईसीटीई अलग हो सकती है, जो जीपेट वगैरह जो फंड करवाती है ना वो एआईसीटीई करवाती है, फिलहाल ये अलग होने वाली है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्लाई पीसीआई एसीईटी को, ये लोग पहले लेटर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब लेटर अप्रूव हो जाता है तो इंस्पेक्टर आता है चेकिंग करने के लिए इंस्टीट्यूशन पे, फिर चेकिंग करते हैं वो लोग, रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर रिपोर्ट किसके पास जाता है, काउंसिल के पास जाता है, और काउंसिल सेटिस्फाइड हो जाती है तो हाँ, तो ये अलाउ कर देते हैं, फिर यहाँ से वो लोग अपना यूनिवर्सिटी पीसीआई अप्रूव हो जाता है, फिर यहाँ से ये लोग एजुकेशन सिस्टम कर सकते हैं। ये प्रोसीजर, ये जो 3 प्रोसीजर थे ना, वो हर 2 से 4 साल में रिन्यूअल करवाना होता है, मतलब सेम प्रोसीजर 2 से 4 साल में सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। अगर फुलफिल रहता है तो ठीक है, अगर फुलफिल नहीं रहता है तो उसको पीसीए अप्रूव नहीं होगा आपका वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी। फिर आता है, अब इतना हो गया, तो ये था हमारा जूरिस्पोंडेंस। तो अभी फ़िलहाल डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे अपने सब्जेक्ट का। फर्स्ट यूनिट, एक्चुअल जो फर्स्ट यूनिट होगा वो कल से स्टार्ट होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और बस ये 3 पेज ही है जो हार्ड होंगे, बाकी बहुत ईजी, 5 मिनट का लेक्चर होगा, उसके बाद पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा मुश्किल से, मतलब 1-2 घंटे का लेक्चर बच गया है, मतलब 5 मिनट में एक पेज आप पढ़ सकते हो, बहुत छोटे छोटे पेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस इंट्रोडक्शन थोड़ा हार्ड था, हार्ड नहीं मतलब कंफ्यूजिंग था, तो वो क्लियर करवाने का मैंने ट्राई करा है। बाकी सिर्फ 12 पेज का नोट है ये, 3rd लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, और कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट में दे सकते हो, और पीडीएफ का लिंक और जितने भी लिंक्स वगैरह हैं नीचे मिल जाएगा आपको। और ये मैंने कंबाइन करके बनाया है थ्रू डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स एंड बुक्स एंड यूजिंग एआई। और यहाँ पे मेनोमिनिक के तौर पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी डाल रखे हैं ताकि आपको ईजिली हर शेड्यूल याद हो जाए। बहुत ईजी है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही ईजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।